नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आज रोहतक में खास तौर पर चर्चा करेंगे क्योंकि रोहतक में ब्राह्मण सम्मेलन था और उसमें शिरकत की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो राज्यसभा में सांसद थे। उसमें क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हाजिरी रही और उसके क्या मायने हैं, क्या सियासी मायने हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। प्रद्युमन जोशीला हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्या आपने पूरा ये रोहतक पर भी नजर रही होगी प्रद्युमन भाई कि किस तरीके से जी, देखते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन करना और एमडीयू में, क्योंकि मैं भी वहां पर था, काफी लोग पहुंचे थे वहां पर, काफी भीड़ थी। जी। और क्या मायने हैं इसके? देखो ये कार्यक्रम तो था सामाजिक। चौधरी हम्म। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सम्मान समारोह ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जाना था। हम्म। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बन करके रह गया, जिसमें हम्म। ब्राह्मण समाज की तरफ से जो बादली के विधायक हैं डॉक्टर कुलदीप वत्स, वो पूरी हम्म। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के इकलौते ब्राह्मण विधायक हैं। उनकी हम्म। ही अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। और कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य मुझे जो लगा वो यही था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा के मुकाबले दीपेंद्र हुड्डा को बहुत कम मतों से हार मिली थी। और इस हम्म। बार हुड्डा परिवार का पूरा फोकस ये है कि वो छोटी मोटी जीत नहीं बल्कि लाखों की जीत के चक्कर में इस तरह के कार्यक्रम वो लगातार आयोजित कर रहे हैं। वो चाहे हम्म। पूरी रोहतक लोकसभा के 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग, अभी हमने पीछे देखा कोसड़ी जो सबसे कमजोर विधानसभा क्षेत्र था दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, उसमें भी उन्होंने एक बड़े नेता को ज्वाइन करवा के और अपनी जो राजनीतिक गोटियां थी वो फिट करने का काम उन्होंने किया। यही लबोलवाब आज के इस ब्राह्मण सम्मेलन का भी था। बेशक ये ब्राह्मण समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इसमें मेन जो कर्ता धर्ता थे वो डॉक्टर कुलदीप वत्स ही थे, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी विधायक हैं बादड़ी से। और हम्म। दूसरी उनकी अहमियत इसलिए भी बन जाती है कि उन्होंने भाजपा के जो वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष और उस समय के जो कृषि मंत्री हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनको उन्होंने हराया था। जी। जी, तो इसमें कुल मिलाकर जिस तरीके से देखिए, सियासत दान जहां भी बैठेंगे सियासी बात तो होगी, इसमें कोई जी संदेह बिल्कुल। नहीं है। और इसमें जो जी, रोहतक लोकसभा को लिया गया और खासतौर पर ब्राह्मण सम्मेलन का यहाँ पर जी, करवाया गया, और इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी आप इंटरव्यू, आपने माफ कीजिएगा भाषण सुना होगा, तो उसमें भी जी, उन्होंने कहा कि चाहे ब्राह्मणवाद से लेके और तमाम ब्राह्मण गांव में उनको उनको लीड तो मिली लेकिन उतनी नहीं मिल पाई थी। अब की बार वो कोशिश, तो वो एक मर्म भी था पिछले, जो हार रही थोड़ी थोड़ी मार्जिन से कहीं ना कहीं, तो वो एक मार्जिन निकल के आया और इसी चलते कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज था, ये शायद उनको समझ में आया होगा इस बात का। या ये जी, हो सकता है कि सामने कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद शर्मा थे, इसी कारण से ब्राह्मण शिफ्ट हो गया उधर। तो क्या लगता है जी, फिर? जी बिल्कुल। रोहतक लोकसभा क्षेत्र का अगर जातीय समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा जाट वोट हैं। उसके बाद यादव, क्योंकि जो कोसड़ी का एक बड़ा हलका है कोसड़ी, और उसके बाद हम्म। ब्राह्मण एक मेजर कास्ट आती है। और ब्राह्मण समुदाय का ही रोहतक लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रत्याशी उतारा तो मोस्टली जितने ब्राह्मण थे वो लगभग अरविंद शर्मा की तरफ लग गए। आज चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उन्होंने अपनी जो उनका राजनीतिक पारिवारिक जो बैकग्राउंड था उसकी भी ब्राह्मण समुदाय के नेताओं के साथ जो उनके संबंध रहे हैं उनके बारे हम्म। में उन्होंने बार बार जिक्र किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस ये सब, एक जो कड़वी बात है वो ये है कि पूरे हरियाणा में 10 सांसद चुने गए, लेकिन उनकी औरों की जीत की बजाय दीपेंद्र हुड्डा की हार की सबसे ज्यादा चर्चा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में 2019 को में हुई थी। और वो ना हम्म। केवल 2019 में, आज भी वो दर्द दीपेंद्र सिंह हुड्डा को है। और वो ना हम्म। केवल इस ब्राह्मण सम्मेलन में, बल्कि जहां भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं वो ये बात, ये टीस उनके मन में है कि बहुत कम मार्जिन से वो रोहतक से लोकसभा चुनाव हार गए, और वो भी उस आदमी से हार गए जिसका खुद हम्म। का रोहतक लोकसभा में कोई बहुत लंबा चौड़ा जनाधार नहीं था, बजाय कि हम्म। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के। हम्म। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि दोनों बाबू बेटा चौधरी हम्म। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और दोनों ही ब्राह्मण समुदाय के प्रत्याशियों के द्वारा पराजित हुए, चाहे वो हम्म। सोनीपत में रमेश कौशिक हो और चाहे अरविंद शर्मा।
और दोनों ही रमेश कौशिक और अरविंद शर्मा किसी समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नीचे उन लोगों ने राजनीति की है। क्योंकि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो अरविंद शर्मा सांसद हुआ करते करनाल से, और रमेश कौशिक टिकट मांगा करते, उनको की टिकट कट गई थी उस दौरान। ये दोनों ही नेताओं ने उनके नीचे राजनीति की, और उसके बाद उनसे हारना तो अपने आप में एक टीस तो रहेगी, और ये सारी जिंदगी रहेगी जब तक दीपेंद्र हुड्डा कोई बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव नहीं जीत जाते, तब तक ये टीस रहेगी। और उन्होंने बाकायदा आज के भाषण में बार बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मण समाज का जिक्र किया। ब्राह्मण समाज के भले के लिए जो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संसदीय कार्यकाल में करवाए, उनको भी उन्होंने बार बार गिनवा करके एक एहसास करवाने की कोशिश की ब्राह्मण समुदाय जितना वहां बैठा था कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ लगो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यही कह दिया कि आप हमारा सम्मान करो, हम आपका सम्मान करेंगे, एक समझौता हो जाए बस। जी, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि दादों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और जहां दादे आशीर्वाद दे देते हैं वहां फिर कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। आप मेरा सम्मान करो, मैं आपका करूंगा। दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही, उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू से अपने दादा का जो पारिवारिक रिश्ता था और चुनावी रिश्ता था उसको जोड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने अपने पिताजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का जोड़ा। उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी से लेकर के और श्रीमती सोनिया गांधी तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और राहुल गांधी से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो संबंध है उन सब का उन्होंने बखूबी जो है गुणगान किया। इसके अलावा एक बड़ी बात जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही, उन्होंने अपने कार्यकाल में जिन जिन, एक तो वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा के सांसद है जिनका उन्होंने जिक्र किया कि मैंने डॉक्टर वत्स को पीएससी का चेयरमैन बनाया, और इसके अलावा उन्होंने जिन जिन को जो मान सम्मान दिए अपनी सरकार में, उनका सब बखान किया। लेकिन समझ में अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बात नहीं आ रही कि इतना सब कुछ ब्राह्मण समुदाय को उन्होंने दिया, इतने मंत्री बनाए, विधानसभा का स्पीकर बनाया, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कई बोर्डों चेयरमैन बनाए, उसके बावजूद ब्राह्मण समुदाय ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बजाय अरविंद शर्मा को अपनाने का काम किया। तो इसमें क्या वजह थी, मतलब क्या लग रहा था कि क्यों नाराजगी रही ब्राह्मणों की, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से? देखो, एक साफ और स्पष्ट बात यह है कि हरियाणा की राजनीति टोटली जातीय समीकरणों पर चलती है, और अरविंद शर्मा जैसे ही आए, उनका ठीक है मूल निवास उनका रोहतक लोकसभा में पड़ता है, उनका गांव, लेकिन उनका इस क्षेत्र में कोई लंबा चौड़ा जनाधार नहीं था। लेकिन एक ब्राह्मण चेहरा होने की वजह से तमाम जो ब्राह्मण थे, वो जाट और नॉन जाट का इलेक्शन हो गया, और जाट एक तरफ हो गए और जो नॉन जाट थे उसमें चाहे राव साहब हो जो राव इंद्रजीत की वजह से, और चाहे ब्राह्मण हो वो अरविंद शर्मा के साथ लग लिए। जिसका सबसे बड़ा एक और कड़वी बात मैं बताऊं अनुज जी, या तो जो कम्युनिटी है उसका तो पहले से अंदाजा था कि ये लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वहां राव इंद्रजीत का एक होल्ड है, लेकिन ब्राह्मण समाज का ऐसा लग रहा था कि इतना कुछ कर जाने के बाद कुछ ना कुछ तो जरूर हुड्डा साहब को मिलेंगे, लेकिन वो उम्मीद से बहुत कम वोट मिले और वही हार जीत का अंतर रहा। उसके तो पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो सिर्फ यही था कि जो है ब्राह्मण समुदाय एकजुट हो गया अपने कैंडिडेट की तरफ, और जाट और नॉन जाट का चुनाव टोटली बन गया। तो सवाल ये होता है कि क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल को देखते हैं हम, लोकसभा के कार्यकाल को, तो उनके वक्त में बहुत सारे सेंटर से प्रोजेक्ट आए। अगर रोहतक लोकसभा की बात करें, चाहे आईआईएम की बात करें, यहाँ पर फुटवेयर डिजाइनिंग का है, फिल्म इंस्टीट्यूट का है, बहुत सारे काम गिनवाने के लिए है उनके पास। लेकिन बावजूद इसके जो बात विकास की होती है, कहते हैं कि विकास को वोट दीजिए, तो विकास को शायद कहीं ना कहीं जो वोटर था विकास को नकार दिया और जातिगत ये चुनाव हुआ। शायद ये वजह मानते हैं हार की, या फिर कुछ और वजह थी? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हरियाणा की जनता विकास के ऊपर वोट नहीं डालती। अगर विकास पर वोट डालती तो नरवाना में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतनी नौकरियां दी कि आज तक किसी ने नहीं दी होंगी एक प्रॉपर हल्के में। उसके बावजूद रणजीत सिंह सुरजेवाला ने उनको चुनाव हरा दिया बुरी तरह से। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितना काम 10 साल में रोहतक लोकसभा में किया, कोई नेता आज तक एक पर्टिकुलर लोकसभा में नहीं कर पाया।
उसके बावजूद उनकी हार, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि सिर्फ पूरे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा की हार की चर्चा थी, ना कि संजय भाटिया और कृष्णपाल गुर्जर जो 8-8 लाख वोटों से जीते थे उनकी भी कहीं चर्चा नहीं थी। यहाँ का वोटर जातीय समीकरणों पर, कहीं कहीं गोत्र समीकरण पर, कहीं कहीं गांव के समीकरणों पर वोट डालता है, और रोहतक में टोटली पोलराइजेशन हुआ वोट का, और जिसकी वजह से अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता को उसी के गढ़ में हरा दिया। तो जो आपने आज की बात करें ब्राह्मण सम्मेलन की, तो यहाँ पर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जी डॉक्टर साहब, एक बात मैं बीच में और बताना चाहूंगा। अगर बात करें मोदी लहर की, 2014 में भी मोदी की प्रचंड लहर थी, लेकिन 2014 में दीपेंद्र हुड्डा के सामने बीजेपी ने एक जाट चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा हुआ था, और दीपेंद्र हुड्डा बहुत बढ़िया वोटों से जीते। उत्तर भारत के उस समय वो इकलौते सांसद थे जो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीते थे, लगभग 7-8 स्टेट के अंदर वो अकेले जीते थे। लेकिन इस बार दिल्ली की तरफ वो अगर सर्कल घुमाए तो 300 किलोमीटर में कांग्रेस का एक ही नेता था, बिल्कुल एक ही था, और वो इसलिए जीता मोदी लहर के बावजूद कि उसके सामने जाट कैंडिडेट था। इस बार 2019 में जब मोदी की लहर थी, लेकिन बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा और एकाएक अचानक अरविंद शर्मा को लाए। पहले उनकी करनाल से चुनाव लड़ने की तैयारी थी, उन्होंने तो रोहतक के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन जो ही उन्होंने लड़ा तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हार गया, जो आज तक अपराजय था। जी, तो वो जी आज के भाषण की मैं बात कर रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो भाषण रहा, हालांकि उन्होंने काम गिनवाए, उन्होंने कहा कि किस तरीके से ब्राह्मणों को एडजस्ट किया गया था, किन किन को जॉब दी गई या नौकरियां दी गई या फिर अच्छे ओहदों पर वो पहुंचाने का उन्होंने काम किया। साथ में उन्होंने एक जो फिर वायदे भी किए कि ब्राह्मण आयोग होगा, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक उप मुख्यमंत्री की भी उन्होंने कमिटमेंट की। तो इससे लगता है कि ब्राह्मण जो समाज है, जो रूठ गया था पिछले चुनाव में, और इस चुनाव में वो वापस आ जाएगा इन चीजों को लेकर, जिस तरह से बातें उस भाषण में थी। देखो, एक तो बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बोला कि ब्राह्मण आयोग नहीं, मजबूत ब्राह्मण आयोग, जो मजबूत उन्होंने शब्द यूज किया, इसके भी अपने एक राजनीतिक मायने हैं। दूसरी बात, आज कांग्रेस के पास कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है। आप उनके पैरेलल अगर बीजेपी में देखें तो बीजेपी ने मूलचंद शर्मा को कैबिनेट का मंत्री बना रखा है। 3 बीजेपी के सांसद, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स राज्यसभा, अरविंद शर्मा और रमेश कौशिक लोकसभा, और कार्तिकेय शर्मा बीजेपी के समर्थित एमपी हैं। 5 बड़े चेहरे आज बीजेपी के पास हैं, और उसके अलावा रामविलास शर्मा उनके सदाबहार नेता हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कुलदीप शर्मा है, वो चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा का भी हार चुके हैं, विधानसभा का भी हार चुके हैं। कुलदीप वत्स पहली बार चुनाव जीते हैं, नीरज शर्मा पहली बार चुनाव जीते हैं। निश्चित रूप से ब्राह्मण कोई बड़ा चेहरा ना होने की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये घोषणा करनी पड़ी मजबूरन कि एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा। क्योंकि आपको ध्यान हो अनुज जी, जब 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पंडित विनोद शर्मा का एक बड़ा रोल था उनको मुख्यमंत्री बनाने में, और पंडित विनोद शर्मा उनके बिल्कुल लंगोटिया यार थे, जो कार्तिकेय शर्मा के पिताजी हैं। और उस समय कई ब्राह्मण चेहरे उनकी कैबिनेट में, और उनके जो है विनोद शर्मा को तो यहाँ तक कि सुपर सीएम भी बोला जाता था उस दौर में। लेकिन अब जो एक उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की है, आपको ध्यान होगा जब 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ी रैली की थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग समुदाय के 5 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, और उसमें एक ब्राह्मण समुदाय का उस दौर में भी उन्होंने जिक्र किया था, जिसकी टीस आज उनके मन में थी कि 2019 में उनका बहुमत नहीं आ पाया और वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। अब उन्होंने ये घोषणा की है, अब इससे ब्राह्मण कितना खुश हो पाते हैं वो तो देखो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई ब्राह्मण चेहरे को वेटेज जरूर देना पड़ेगा कांग्रेस को। अब कांग्रेस ने जितेंद्र कुमार भारद्वाज को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन वो ब्राह्मणों में अपनी इतनी पैठ नहीं दिखा पाए जितना एक होना चाहिए। और कुलदीप वत्स का भी सिर्फ रोहतक लोकसभा के अलावा और कोई जनाधार नहीं है। अगर देखिए उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर यहाँ से मुख्यमंत्री बनते हैं
जी तो मुख्यमंत्री तो यहाँ के नहीं होंगे, सीधी सी बात है। और कोशिश बिल्कुल नहीं होगी होंगे, रोहतक रोहतक और सोनीपत रोहतक लोकसभा से सोनीपत ना लिया बैठेंगे। जाए, तो इस तरीके के समीकरण बैठेंगे। तो पता नहीं किसका जी सूत बैठेगा, हरियाणवी में कहते हैं ना भाई, सूत किसका बैठेगा, वो तो एक वक्त हाँ बताएगा। लेकिन जो बिल्कुल आयोग वाली बात थी, तो जी। प्रद्युमन जी, उससे क्या बेनिफिट आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आ सकता है ब्राह्मण वोट उनकी तरफ? देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने केस कला बोर्ड बनाया, हम्म। बैकवर्डों के लिए अलग से आयोग बनाया। इस तरह की हम्म। वो लगातार घोषणाएं और बनाते रहते हैं। अगर वो ब्राह्मण आयोग बनाते हैं तो इससे तो ब्राह्मण जरूर खुश होंगे, क्योंकि ब्राह्मणों हम्म। की एक बहुत लंबे समय से दो तीन मांगे रही हैं इनकी। चाहे वो हम्म। धौड़ीदार की जमीनों की बात हो, जिसका आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिक्र किया, और चाहे हम्म। जो है ब्राह्मण आयोग की बात हो, या प्रदेश का उप मुख्यमंत्री। एक और मैं कड़वी बात कहना चाहूंगा, हम्म। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री ब्राह्मण था, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और हम्म। आज ब्राह्मण समाज कहां बैठा है कि एक मुख्यमंत्री जिस समाज का रहा हो पहले और उसके बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, और आज हम्म। वो मुख्यमंत्री के बजाय उप मुख्यमंत्री की मांग पर आ गए, तो निश्चित हम्म। रूप से उनको भी थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कहां कमी है उनके अंदर। ब्राह्मण हम्म। समाज के अंदर भी कुछ ना कुछ आपसी फूट या कोई ना कोई कमी है, जिस वजह से उनका जो लेवल है वो ऊपर से नीचे आ गया। हम्म। तो जी जो आज का था सारा जो कार्यक्रम था ब्राह्मण सम्मेलन, तो जी। कहीं एज मिलता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को? आप क्या देखते हैं कि एज मिलेगा इस कार्यक्रम से? देखो, कोशिश जीत में है। मेरा हम्म। ऐसा मानना है कि हुड्डा परिवार 2024 में रोहतक की सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वो हर हम्म। हालात में, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब रोहतक पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, उसके बाद हरियाणा के राजनीतिक सिनेरियो चेंज हो गया एकदम से। अगर रोहतक से 2019 में दीपेंद्र हुड्डा जीत जाते तो आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते, ना कि मनोहर लाल खट्टर। हम्म। अगर 2024 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार जाते हैं तो दोबारा से वही हालात फिर बन जाएंगी कांग्रेस की। तो हम्म। इसलिए ये चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता जो है वो ब्राह्मण समुदाय से है, क्योंकि अरविंद शर्मा सिटिंग एमपी है और हो सकता है 2024 में पार्टी फिर से उन्हीं पर गेम खेले। तो हम्म। निश्चित रूप से ब्राह्मण समुदाय में उनको अपनी एक पैठ बनानी होगी। आज का ये कार्यक्रम उसी के मद्देनजर था, लेकिन इससे हम्म। थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर मिलेगा। लेकिन हम्म। कितना कि ये ब्राह्मण समुदाय उनका प्रचार आगे कर पाता है, क्योंकि हम्म। जितने लोग आज ऑडिटोरियम में थे, इनसे तो कोई राज पलटने वाला है नहीं। ये आगे हम्म। कितना प्रचार करते हैं, उस चीज पर हम्म। सारा सिस्टम डिपेंडेबल है। हम्म। तो कुल मिलाकर क्या लग रहा है कि मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि जो चुनाव आएगा, और खास तौर पर ब्राह्मण वोटर जो नाराज हो गया था, किसी और जी दूसरी कारण से भी हो सकता है कि ब्राह्मण चेहरा था सामने और वो यूं का यूं सामने उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में कुछ सेंधमारी होगी और जिसका फायदा इनको हो सके, या नहीं लग रही अभी? देखो, आज के कार्यक्रम से तो थोड़ी बहुत लग रही है, इतना नहीं कह हम्म। सकते कि बहुत ज्यादा लंबे स्तर पर हो जाएगी। क्योंकि हम्म। एक लोकसभा की बजाय 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम करे कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लहर हम्म। एक हल्के से नहीं बनती, लहर पूरे प्रदेश में चलती है। जब हम्म। हिसार का ब्राह्मण भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय जयकार करेगा तो रोहतक वाला मजबूरन वोट डालेगा। जब भिवानी हम्म। का ब्राह्मण भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ होगा तो झज्जर का ब्राह्मण मजबूरी में वोट डालेगा। लेकिन अगर हम्म। हुड्डा परिवार ये समझे कि आज के इस कार्यक्रम से ही वो सब कुछ हासिल कर लेंगे, तो वो मुझे संभव नहीं नजर आता। क्योंकि आज का हम्म। ये कार्यक्रम बेशक ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें ओवरऑल जो इंचार्ज थे वो डॉक्टर कुलदीप वत्स ही थे, और वही लोगों को निमंत्रण दे रहे थे। तो आपका कहना ये है कि जो इन्वॉल्वमेंट थी कांग्रेसी विधायक की थी? जी जी बिल्कुल, कांग्रेसी तो ऐसे विधायक में ने अपने दमखम पर यह कार्यक्रम कर रखा था। जी, जी। तो आपका ये मानना है कि इस तरीके के कार्यक्रम अगर अलग-अलग लोकसभाओं में, यानी कि 9 और बचती हैं, उनमें भी करें तो इसका और फायदा उनको मिल सकता है। तो अब जी दूसरे जो बिल्कुल, चेहरे ये हैं बात यहाँ है। पर, अरविंद शर्मा जी, अरविंद शर्मा हैं हमारे यहाँ पर सांसद रोहतक के। तो जी क्या जो 5 साल का कार्यकाल है, कहीं न कहीं उनकी भी बगावत रही है सरकार से, अपने मुख्यमंत्री के ऊपर वो आरोप लगा देते हैं, बाद में फिर यहाँ के पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिए करप्शन के, उसके बाद जो जी चम्मच से उनको हलवा भी खिलाते हैं वो।
तो जी। क्या उससे नाराज नहीं होंगे ब्राह्मण की, इस तरीके का जो करेक्टर नहीं होता ब्राह्मण का, कि इस तरीके से एक स्टेटमेंट दी फिर बदल गए, फिर स्टेटमेंट दी फिर बदल गए, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, या क्या देखते हैं इसमें सारा? देखो, राजनीतिक रूप से अरविंद शर्मा एक महत्वाकांक्षी इंसान है। वो हम्म। सोनीपत से पहला चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं, वहां से जीत जाते हैं। करनाल से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, और सांसद होते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उस दौर में भी वो बयानबाजी करते रहते थे, आपको ध्यान हम्म। होगा। उसके बाद हम्म। उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी पटरी सही से नहीं बैठी। फिर वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। वहां से उन्होंने दो जगह से चुनाव लड़ा, जुलाना और यमुनानगर। दोनों जगह से वो चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट वो बनाए गए। फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं। बीजेपी से वो करनाल से टिकट मांगते हैं, उनको रोहतक से टिकट दे दी जाती है। और वो एक बड़बोलापन भी उनमें नजर आता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरविंद शर्मा में ये भी दिन रात का अंतर है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर बात को तोल करके बोलते हैं, जबकि अरविंद हम्म। शर्मा जो उनके मुंह में आ जाता है वो बोल देते हैं। हम्म। पिछले 5 साल का अगर कार्यकाल देखे, 4.5 साल का, तो अरविंद शर्मा पूरी रोहतक लोकसभा में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला पाए। जो हम्म। दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल की योजनाएं थी, उनको भी जो है आगे नहीं बढ़ा पाए। और हम्म। रोहतक लोकसभा में विकास के नाम पर पिछले 5 साल में वो कुछ नहीं कर पाए। वो भी हम्म। तब जब वो दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके और नरेंद्र मोदी के साथ देश की संसद में बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन हम्म। उसके बावजूद वो कुछ नहीं करवा पाए। इसका खामियाजा जरूर अरविंद शर्मा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं हम्म। एक बार फिर दोबारा वही दोहराना चाहता हूं, हरियाणा में जातीय फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। लास्ट में जो है कास्ट पोलराइजेशन हो जाता है। उसी का फायदा अरविंद शर्मा को पिछले चुनाव में मिला। उसी का फायदा इस चुनाव में लेने के जुगाड़ में अरविंद शर्मा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपने हम्म। देखा होगा, जब पैरावर की जमीन का मामला चल रहा था, और पैरावर की जमीन के मामले में जब नवीन जय हिंद ने वहां एक जनसभा की थी, उसमें भी मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ अनाप शनाप बोले अरविंद शर्मा, सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण समाज उनके साथ रहे। हम्म। अब वो कितना ब्राह्मण समाज रह पाता है वो तो देखो समय बताएगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के बाद इतना जरूर है कि हुड्डा परिवार को एक एनर्जी मिलेगी। हुड्डा हम्म। परिवार को जो अपनी एक उनकी कमी थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार करने का मौका मिलेगा। और अरविंद शर्मा को एक चैलेंज ब्राह्मण समुदाय में ही मिल जाएगा कि इस समुदाय में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीरो नहीं रहेंगे, वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। जी, प्रद्युमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से हमने चर्चा की इस विषय के ऊपर। ये तो वक्त बताएगा कि अगले जो चुनाव आएंगे नतीजे, तो वोट किस करवट बैठेगा। लेकिन हाल जी में जो स्थिति लग रही है कि वो कहीं ना कहीं इनको फायदे की तरफ ले जाएगी, इस तरीके के अगर वो कार्यक्रम करते हैं लोगों के बीच में और बेहतर तरीके से जाते हैं, बात करते हैं, और मन मुटाव है या कोई कमी रही है तो उसको दुरुस्त करते हैं, तो उनको लाजमी तौर पर उनको फायदा मिल सकता है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा उनके चुनाव का। फिलहाल धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आपने वक्त दिया हमें, और आगे भी तंग करते रहेंगे आपको। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।